एपिसोड 8 सच का पहला टुकड़ा विस्तृत दृश्य व्याख्या भाग 2 अंतिम। सच की तलवार जब म्यान से निकलती है तो वो हवा को भी काट देती है। दादाजी के शब्द एक एक करके गिर रहे थे, जैसे कोई मोती टूटती हुई माला से गिरता है। एक एक करके, धीरे धीरे, बिना रुके। और हर शब्द के साथ कपूर मैंशन की दीवारें हिल रही थीं, वो दीवारें जिनमें 20 साल तक ये राज कैद थे। आज वो दीवारें टूट रही थीं, और उनके टूटने की आवाज सुनने के लिए पूरा परिवार सांस रोके खड़ा था। दृश्य 4 सुबह 9 बजे दादाजी का कबूलनामा। फ्लैशबैक शुरू, विस्तार से। धुन जैसे कोई पुरानी फिल्म चल रही हो, काले और सफेद रंग में, जैसे कोई जख्म खुल रहा हो। दादाजी की आंखें बंद थीं। उनकी सांसें धीमी थीं, पर हर सांस के साथ उनकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। उनकी उंगलियां माला पर घूम रही थीं, राम राम, राम राम, जैसे वो प्रार्थना कर रहे हों, जैसे वो माफी मांग रहे हों। उनके होंठ हिल रहे थे, पर आवाज नहीं आ रही थी। पूरा कमरा सन्नाटे में डूबा था, इतना गहरा सन्नाटा कि दादाजी की सांसों की आवाज, माला के दानों की खनक और मॉनिटर की बीप बीप की आवाज ही सुनाई दे रही थी। दादाजी की आंखें खुलती है और कहानी शुरू होती है। दादाजी ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उनकी आंखें पहले छत पर टिकी थीं, उस छत पर जिसे उन्होंने 50 साल पहले बनवाया था, जिस पर सोने का काम था, जिस पर उनके पिता का नाम लिखा था। फिर उनकी निगाहें इरा पर आकर रुक गईं। उनकी आंखों में आंसू थे, पहली बार इतने सालों में उन्होंने रोया। उनकी आवाज धीमी थी, पर साफ। उनके शब्द एक एक करके गिर रहे थे, जैसे कोई मोती टूटती हुई माला से गिरता है। एक एक करके, धीरे धीरे, बिना रुके। 20 साल पहले इसी घर में एक लड़की थी। नाम था राधा। उनका हाथ इरा के हाथ में कांप रहा था। उनकी उंगलियां इरा की हथेली पर थीं, हड्डीदार, पतली, झुर्रियों से भरी हुई। वो हाथ जो कभी करोड़ों के सौदे हिलाते थे, वो हाथ जो कभी किसी के सामने नहीं झुके थे, आज वो हाथ एक 19 साल की लड़की के हाथ में थे, कांप रहे थे, माफी मांग रहे थे। राधा इसी घर में नौकरानी थी। उसके पिता यहाँ माली थे, माँ रसोई में काम करती थी। वो इसी घर में पली बढ़ी थी, इसी आंगन में खेली थी, इसी सीढ़ियों पर बैठी थी, इसी बगीचे में फूल तोड़े थे। बहुत खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि देखते ही रह जाओ। बहुत होशियार थी, स्कूल में हमेशा पहले नंबर आती थी। बहुत अच्छी थी, कभी किसी से झगड़ा नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं किया। दादाजी की आवाज में दर्द था, 20 साल पुराना दर्द, जो कभी भरा नहीं था, जो अब छलक रहा था। विक्रम उससे प्यार करने लगा। बचपन से दोस्त थे, साथ खेले, साथ बड़े हुए। जब विक्रम 20 साल का हुआ तो उसने मुझसे कहा, पापा, मैं राधा से शादी करूंगा। विक्रम के हाथ मुट्ठी में बंद हो गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, चुपचाप, धीरे धीरे, बिना आवाज के। उनके होंठ कांप रहे थे, पर वो चुप थे। उनकी उंगलियां हथेलियों में धंस रही थीं, नाखून गहरे उतर रहे थे, पर उन्हें दर्द महसूस नहीं हो रहा था। मैंने मना कर दिया। नौकरानी की बेटी से शादी? कपूर परिवार की इज्जत दांव पर लग जाएगी। समाज क्या कहेगा? हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे? हमारे दुश्मन क्या कहेंगे? मैंने कहा, भूल जा, उस लड़की को भूल जा। कोई और लड़की देख ले, कोई अमीर घर की, कोई बड़े खानदान की। दादाजी की आवाज कड़ी थी, वही आवाज जो 20 साल पहले थी, वही सख्ती, वही अहंकार। पर अब उस आवाज में दर्द था, पछतावे का दर्द, गलती का दर्द। पर विक्रम नहीं माना। उसने कहा, राधा के बिना मैं नहीं रह सकता। उसने राधा से शादी कर ली, भागकर, छुपकर, बिना किसी को बताए, एक छोटे से मंदिर में, सिर्फ 2 गवाहों के साथ। विक्रम अब और नहीं रुक सका। उसके घुटने जवाब दे गए। वो दादाजी के बिस्तर के पास घुटनों के बल गिर गया। उसके हाथ बिस्तर पर थे, उसका सिर झुका हुआ था, उसके कंधे हिल रहे थे। वो रो रहा था, बिलख बिलख कर। 52 साल का आदमी अपने पिता के सामने
एक बच्चे की तरह रो रहा था। पापा, आपने मुझसे झूठ बोला था। आपने कहा था कि राधा ने मुझे छोड़ दिया, दूसरे से शादी कर ली, और मैं 20 साल से उससे नफरत करता रहा। 20 साल से शराब पीकर अपनी जिंदगी बर्बाद करता रहा, और आपने उसे मरने पर मजबूर कर दिया। दादाजी की आंखों में आंसू। दादाजी की आंखों से आंसू बह निकले। वो बह गए उनके गालों पर, उनकी दाढ़ी में, उनकी सफेद पगड़ी पर। उनके होंठ कांप रहे थे, उनकी उंगलियां माला पर रुक गई थीं। माला के दाने बिखर गए थे। हाँ बेटा, मैंने झूठ बोला था। मैंने राधा से भी झूठ बोला था। मैंने उससे कहा, विक्रम ने तुझे छोड़ दिया, दूसरी औरत से शादी कर ली, उसे तू याद भी नहीं करती। मैंने कहा, अगर तू कभी वापस आई तो तुझे मार दिया जाएगा, और तेरी बेटी को भी। दादाजी की आवाज टूट गई। वो रुक गए, उनकी सांसें तेज हो गईं। डॉक्टर ने एक कदम आगे बढ़ाया। अब बहुत हो गया, आराम कीजिए। नहीं, दादाजी की आवाज गरजी, इतनी गरजी कि डॉक्टर पीछे हट गया। नर्स का हाथ से ट्रे गिर गई। मैं सब बता दूंगा, आज बता दूंगा। 20 साल से ये बोझ उठा रखा है, आज उतार दूंगा। उन्होंने गहरी सांस ली। ऑक्सीजन मास्क से उनकी सांसों की आवाज आ रही थी, सिस सिस सिस। मॉनिटर पर हार्ट रेट बढ़ रहा था, 70, 75, 80। डॉक्टर घबरा गया, पर कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। राधा गर्भवती थी। उसने एक बेटी को जन्म दिया, इरा को। पर जन्म देते ही उसे लगा कि वो इरा को सुरक्षित नहीं रख सकती। कपूर परिवार उसका बच्चा छीन लेगा, मैं उसका बच्चा छीन लूंगा। इसलिए उसने इरा को अपनी माँ के पास छोड़ दिया, गांव में। और वो दादाजी की आवाज रुक गई। उनके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उनका चेहरा लाल हो गया था, आंखें उभर आई थी, गर्दन की नसें उभर गई थीं। वो कहना चाहते थे, पर शब्द नहीं निकल रहे थे। उनका मुंह खुल रहा था, पर आवाज बंद थी। और वो क्या हुआ दादाजी? इरा की आवाज कांप रही थी। वो दादाजी के बिस्तर के पास झुक गई थी, इतना करीब कि उसका चेहरा दादाजी के चेहरे से कुछ इंच दूर था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो नहीं गिर रहे थे। उसकी सांसें तेज थीं, उसके होंठ कांप रहे थे। मेरी माँ को क्या हुआ? प्लीज बताइए। मैं 19 साल से ये सुनने का इंतजार कर रही हूँ। दादाजी ने आंखें बंद कर लीं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, बिना रुके, बिना थमे। उनके होंठ हिल रहे थे, जैसे वो प्रार्थना कर रहे हों, जैसे वो माफी मांग रहे हों। मैं उसके पास गया था। जब उसने इरा को जन्म दिया था, तब मैंने उससे कहा, अगर तूने किसी को बताया तो तू मर जाएगी। अगर तूने वापस आने की कोशिश की तो तेरी बेटी मर जाएगी। मैंने उससे कहा, विक्रम ने तुझे छोड़ दिया है, वो दूसरी औरत से शादी कर रहा है, तू उसके लिए कुछ नहीं है। दादाजी की आवाज और धीमी हो गई। अब वो फुसफुसा रहे थे, इतनी धीमी आवाज में कि सुनने के लिए सबको कान लगाने पड़ रहे थे। राधा टूट गई। वो बहुत कमजोर थी, अभी अभी बच्चा हुआ था। उसका शरीर अभी ठीक नहीं हुआ था। उसका दिल अभी संभल नहीं पाया था। उसने मेरी बात सुन ली, मुझ पर यकीन कर लिया। उसने जहर खा लिया। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया, इतना गहरा सन्नाटा कि दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी, धक धक, धक धक, सबके दिल की धड़कनें। मॉनिटर की बीप बीप तेज हो गई। दादाजी का हार्ट रेट 100 के पार चला गया था। ऑक्सीजन मास्क से सांसों की आवाज और तेज हो गई, पर कोई हिला नहीं। सब सुन रहे थे, सब सांस रोके खड़े थे। इरा का टूटना। इरा के पैर जवाब दे गए। वो घुटनों के बल गिर गई। उसके हाथ फर्श पर टिक गए, ठंडे संगमरमर पर, जो उसकी हथेलियों को ठिठुरा रहा था। उसके कंधे हिल रहे थे, पर वो रो नहीं रही थी, सिसकियां ले रही थी, बिना आवाज के। उसका मुंह खुला था, पर आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे कोई बहुत बड़ा झटका लगा हो, जैसे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया हो। तो मेरी माँ,
उसने आत्महत्या नहीं की थी। उसे आपने मारा। आपने उसे मरने पर मजबूर कर दिया। आपने उसके सामने झूठ बोला। आपने मेरे पिता के बारे में झूठ बोला। आपने मुझे उससे छीन लिया। 20 साल मैं बिना माँ बाप के रही। और आप यहाँ बैठे रहे, चुपचाप, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसकी आवाज टूट रही थी, पर वो बोले जा रही थी जैसे कोई घाव से खून बह रहा हो, और वो खून को रोक नहीं सकती। आपने मेरे पिता को विदेश भेज दिया। उनसे झूठ बोला। कहा कि मेरी माँ ने उन्हें छोड़ दिया, और वो 20 साल तक शराब पीते रहे, अपनी जिंदगी बर्बाद करते रहे। और आप यहाँ बैठे रहे, चुपचाप। विक्रम का रोना। विक्रम अब और नहीं रुक सका। वो दादाजी के बिस्तर के पास घुटनों के बल गिरा हुआ था। उसके हाथ बिस्तर पर थे। उसका सिर झुका हुआ था। उसके कंधे हिल रहे थे। उसकी आवाज नहीं निकल रही थी, बस सिसकियां थीं, बिलखें थीं, और उसके हाथ बिस्तर की चादर को पकड़ रहे थे, इतनी जोर से कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थी। पापा, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी राधा को मार डाला। मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया। 20 साल मैं उससे दूर रहा। और आपने मुझसे झूठ बोला। हर दिन झूठ बोला। हर साल झूठ बोला। वो उठा और दादाजी की तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा गीला था, आवाज फटी हुई थी। आपको पता है मैंने कितनी शराब पी? मैंने कितनी रातें सड़क पर बिताईं? मैंने कितनी बार सोचा कि मैं मर जाऊं? और आप यहाँ बैठे रहे, चुपचाप, जैसे मैं आपका बेटा ही नहीं हूं। दादाजी का आखिरी शब्द। दादाजी की आंखें बंद थीं। उनके होंठ हिल रहे थे। मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे माफ कर देना। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, बहुत पछताया हूं। 20 साल से ये बोझ लेकर जी रहा हूं। हर रात जब आंख बंद करता हूं तो राधा का चेहरा दिखता है, वो रोती हुई, वो बेबस, वो अकेली। मैं उसे भूल नहीं पाया। 20 साल हो गए, पर वो मेरे सामने खड़ी है, हर दिन, हर रात, हर सपने में। उनकी आवाज और धीमी हो गई। अब वो बस फुसफुसा रहे थे, इतनी धीमी आवाज में कि सुनने के लिए इरा को उनके होठों के पास कान लगाना पड़ा। आज जाने से पहले सच बता दिया, अब चैन से मर सकता हूं। इरा, बेटा, मुझे माफ कर दे। तू राधा की बेटी है, राधा जैसी ही है, बड़ा दिल रखती है। मुझे माफ कर दे। इरा का जवाब। इरा ने दादाजी का हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसकी उंगलियां उनकी उंगलियों में फंस गई थी। उसके आंसू उनके हाथों पर गिर रहे थे, गर्म आंसू, जो उनकी ठंडी उंगलियों को गर्म कर रहे थे। दादाजी, मैं आपको माफ करती हूँ। मेरी माँ को भी माफ करना। वो चाहती थी कि ये घर टूटे नहीं। वो चाहती थी कि मैं इस घर की बेटी बनूं, नफरत करने वाली नहीं, प्यार करने वाली। मैं उनकी बेटी हूं, मैं वही करूंगी। दादाजी की आंखें खुलीं। उनके होठों पर एक मुस्कान थी, शांत, संतुष्ट, जैसे कोई बहुत लंबी यात्रा के बाद घर पहुंच गया हो। धन्यवाद बेटा, अब मैं चैन से जा सकता हूँ। राधा, मैं आ रहा हूँ, माफी लेने, तुझसे माफी लेने। उनकी आंखें बंद हो गईं। उनका हाथ ढीला पड़ गया, इरा की उंगलियों से फिसल गया, बिस्तर पर गिर गया। उनकी सांसें थम गईं, पहले धीमी हुई, फिर और धीमी, फिर रुक गईं। उनकी छाती ऊपर नीचे होना बंद हो गई। उनका चेहरा शांत था, जैसे कोई सो रहा हो, कोई बहुत अच्छा सपना देख रहा हो। मॉनिटर पर एक लंबी बीप की आवाज आई, एक लगातार, स्थिर आवाज, जो कह रही थी, अब और नहीं। फ्लैटलाइन। डॉक्टर ने आगे बढ़कर दादाजी की नब्ज देखी, गर्दन पर, कलाई पर। फिर उनकी पुतलियां देखीं, टॉर्च मारकर। फिर सिर हिलाया, धीरे धीरे, दुख के साथ। समय हो गया। दादाजी चल बसे। दृश्य 5। दोपहर 12 बजे, निशा का सच सामने, विस्तार से। धुन, जैसे कोई सांप अपना फन निकाल रहा हो। कमरे में सिसकियां भर आईं। विक्रम रो रहा था, उसके कंधे हिल रहे थे।
उसकी मुट्ठियां बिस्तर पर पड़ी थीं। सुनीता दीवार के सहारे फर्श पर बैठ गई थी, उसकी आंखें खाली थीं। उसके होंठ नीले पड़ गए थे। अर्नव खिड़की के पास खड़ा था, उसकी आंखें लाल थीं, पर वो रो नहीं रहा था। उसने अपने दांत भींच रखे थे, अपने हाथ जेब में बंद कर रखे थे। इरा दादाजी के बिस्तर के पास बैठी थी, उसके हाथ उनके हाथ पर थे। उसके आंसू उनके हाथों पर गिर रहे थे। वो रो रही थी, चुपचाप, धीरे धीरे, बिना आवाज के। उसने दादाजी का हाथ अपने गाल से लगा लिया, उनका हाथ ठंडा हो रहा था, पर उसने उसे छोड़ा नहीं। तभी एक ठंडी आवाज आई कमरे के कोने से, दीवार के सहारे बैठी निशा की। बहुत सुंदर नाटक था, बहुत सुंदर। रोने का, मरने का, माफी मांगने का। पर सच तो सच होता है, चाहे उसे कितनी भी मुस्कानों में छुपा लो, कितने भी आंसुओं में धो लो। सबकी निगाहें निशा पर टिक गईं। वो उठी धीरे धीरे, जैसे कोई रानी अपने सिंहासन से उठती है। उसने अपनी नाइटी सीधी की, अपने बाल ठीक किए, अपने चेहरे से आंसू पोंछे, और फिर वो मुस्कुराई। वो मुस्कान जो उसने 19 साल से छुपा रखी थी, ठंडी, खतरनाक, जहरीली। निशा का असली चेहरा। वो कमरे के बीच में आकर खड़ी हो गई। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे, उसका सिर ऊंचा था, उसकी आंखों में वही चमक थी, पर अब वो चमक प्यार की नहीं थी, नफरत की थी। हाँ, मुझे पता था। मैंने दादाजी का वो लेटर पढ़ा था, जो उन्होंने राधा को लिखा था। अगर तू वापस आई, तो मर जाएगी। मैं 15 साल की थी, जब मुझे वो लेटर मिला था, दादाजी की अलमारी में, एक पुरानी डायरी के पन्नों के बीच छुपा हुआ। मैंने पढ़ा और समझ गई, ये घर कितना खतरनाक है। यहाँ प्यार नहीं होता, सिर्फ हक होता है। यहाँ सच नहीं होता, सिर्फ साजिश होती है। यहाँ जीना है तो लड़ना सीखो। और मैंने लड़ना सीख लिया। उसने इरा की तरफ देखा, नफरत से, जलन से, और एक अजीब सी चमक से, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। पर अब वो शिकार उसके हाथ से निकल चुका था। तू आ गई ना, दीदी? तू आकर मेरा सब कुछ छीनने लगी? दादाजी तुझसे प्यार करने लगे, तुझमें राधा देखने लगे। भैया तुझसे बातें करने लगे, तुझमें एक बहन देखने लगे। मम्मा भी तुझे अपनाने लगी थी, तुझमें एक बेटी देखने लगी थी। और मैं क्या थी? मैं सिर्फ एक गोद ली हुई बेटी थी, जिसे कभी भी निकाला जा सकता था, जिसकी कोई औकात नहीं थी, जिसका कोई नाम नहीं था। उसकी आवाज में दर्द था, 19 साल पुराना दर्द, जो उसने कभी किसी को नहीं दिखाया था, जो उसने हंसी के पीछे छुपा रखा था, मुस्कान के पीछे दबा रखा था। इसलिए मैंने तुझे खत्म करने का फैसला किया। जहर दिया, हर सुबह, प्यार से, मुस्कुराकर। डायरी चुराई, ताकि तेरे पास कोई सबूत न रहे। पार्टी में बदनाम करने की साजिश रची, ताकि तू यहाँ से भाग जाए। पर तू बच गई, हर बार बच गई। शायद तेरी माँ तुझे बचा रही थी। शायद राधा अब भी इस घर में है, अपनी बेटी को बचा रही है। वो हंसी, एक ठंडी, खतरनाक हंसी। वो हंसी कमरे में गूंज रही थी, दीवारों से टकरा रही थी, खिड़कियों से बाहर जा रही थी, बगीचे में खड़े नौकरों तक पहुंच रही थी। पर अब तू क्या करेगी, दीदी? मुझे पुलिस को दे देगी? मुझे जेल भिजवा देगी? मुझे घर से निकाल देगी? मैं तैयार हूँ। मैंने 19 साल यहाँ बिताए हैं, नकली मुस्कानों के साथ, नकली प्यार के साथ, नकली जिंदगी के साथ। मैंने सबको खुश रखा, सबका दिल जीता, सबकी बात मानी। पर मुझे किसी ने प्यार नहीं दिया, मुझे किसी ने अपनाया नहीं। मैं हमेशा बाहर थी, उनके घर की, उनके परिवार की, उनके दिल की। अब और नहीं। अब मैं अपनी जिंदगी जीऊंगी, अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर। वो मुड़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसके कदमों में कोई जल्दी नहीं थी, कोई डर नहीं था। वो चल रही थी, जैसे कोई रानी अपने राज्य से विदा ले रही हो, जैसे कोई योद्धा युद्ध भूमि छोड़ रहा हो, पर हारा हुआ नहीं, सिर्फ रणनीति बदल रहा हो। दरवाजे पर रुकी, पीछे मुड़ी, इरा की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, असली आंसू, पहली बार। पर उसके होंठों पर मुस्कान थी,
वही ठंडी, खतरनाक मुस्कान। दीदी, तू जीत गई। अब ये घर तेरा है। मैं आज ही चली जाऊंगी। पर याद रखना, मैं हारी नहीं हूं। मैं सिर्फ युद्ध भूमि बदल रही हूं। फिर मिलेंगे। और अगली बार मैं तैयार होंगी। और तू नहीं बचेगी। वो मुड़ी और चली गई। उसके कदमों की आवाज गलियारे में गूंजी, टिक टिक, टिक टिक, धीमी, स्थिर, जैसे कोई घड़ी टिक रही हो। फिर धीरे धीरे वो आवाज भी गायब हो गई। दूर कहीं एक दरवाजा खुला और बंद हुआ। फिर सन्नाटा, उससे भी गहरा सन्नाटा। दृश्य 6, दोपहर 1 बजे, नया सवेरा, विस्तार से। धुन, जैसे अंधेरे के बाद सुबह होती है, जैसे सर्दी के बाद बसंत आता है। कमरे में सन्नाटा था। दादाजी के बिस्तर के चारों तरफ परिवार खड़ा था, टूटा हुआ, रोता हुआ, पर एक साथ। पहली बार इतने सालों में वो एक साथ थे, बिना किसी झूठ के, बिना किसी नाटक के, बिना किसी साजिश के। सिर्फ एक परिवार, एक ऐसा परिवार जिसने बहुत कुछ खो दिया था, पर आज एक दूसरे को पा लिया था। डॉक्टर और नर्स का जाना। डॉक्टर ने चुपके से कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की। उसने नर्स से कहा, मैं बाहर हूं। जरूरत हो तो बुला लेना। पर विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर साहब, रुकिए। पहले हमारे दादाजी को विदा कर लें। फिर आप जाइएगा। डॉक्टर रुक गया। वो कमरे के कोने में खड़ा हो गया, चुपचाप, आदर से, जैसे कोई अपने बुजुर्ग को विदा कर रहा हो। सुनीता का रोना। सुनीता दीवार के सहारे फर्श पर बैठी हुई थी। उसकी आंखें खाली थीं, उसके होंठ नीले पड़ गए थे। वो काँप रही थी, ठंड से नहीं, डर से। उसके हाथ गोद में थे। वो उन्हें देख रही थी, उन हाथों को जिन्होंने 20 साल तक चुप रखा था, जिन्होंने कभी सच नहीं बोला था, जिन्होंने अपने पति को झूठ पर जीने दिया था। मैं भी जानती थी। उसने फुसफुसाया, इतनी धीमी आवाज में कि सुनने के लिए अर्नव को उसके पास बैठना पड़ा। मुझे भी पता था। राधा के बारे में, विक्रम के बारे में। दादाजी ने मुझे बता दिया था। शादी के बाद मैंने कहा था, ये सच कभी मत बोलना, विक्रम टूट जाएगा। और मैं चुप रही, 20 साल चुप रही। वो रोने लगी, बिल्ख बिलख कर। उसके कंधे हिल रहे थे, उसके हाथ उसके चेहरे पर थे, उसकी उंगलियां उसके बालों में उलझ गई थी। अर्नव ने उसे गले से लगा लिया। उसने अपनी माँ को पहली बार इतना टूटा हुआ देखा था। माँ, रो लो, रो लो, अब सब ठीक हो जाएगा। अब हम साथ हैं। अब कोई झूठ नहीं, अब कोई साजिश नहीं, बस हम चार। इरा और विक्रम का मिलन। इरा उठी। उसने दादाजी का हाथ छोड़ दिया, धीरे धीरे, आहिस्ता, जैसे कोई बहुत कीमती चीज छोड़ रही हो। उसने उनके हाथ पर अपना हाथ फेरा, आखिरी बार। फिर वो मुड़ी और अपने पिता की तरफ देखा। विक्रम अभी भी घुटनों के बल था। उसका सिर झुका हुआ था, उसके कंधे हिल रहे थे। वो रो रहा था, चुपचाप, धीरे धीरे, जैसे कोई बहुत पुराना घाव फिर से खुल गया हो। इरा उसके पास गई। वो उसके सामने बैठ गई, फर्श पर, उसके सामने। उसने अपने पिता का हाथ पकड़ लिया, वही हाथ जो तस्वीर में था, वही हाथ जो उसने 20 साल से देखा था, वही हाथ जो आज उसके सामने था, कांपता हुआ, ठंडा, कमजोर। पिताजी, उसने कहा, पहली बार। उसकी आवाज में डर था, प्यार था, दर्द था, और एक अजीब सी राहत थी। उठिए, अब और मत रोइए। मैं आपकी बेटी हूं। मैं यहाँ हूं। मैं कहीं नहीं जा रही। विक्रम ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा गीला था, दाढ़ी में आंसू जम गए थे। उसने अपनी बेटी को देखा, उसकी बेटी को, जो उसकी राधा जैसी थी, जो उसकी राधा की तरह मुस्कुरा रही थी, जो उसकी राधा की तरह बेबाक थी। बेटा, मुझे माफ कर दे। 20 साल मैं तुझसे दूर रहा। 20 साल मैं शराब पीकर अपनी जिंदगी बर्बाद करता रहा। 20 साल मैं अपनी राधा को भूलने की कोशिश करता रहा, पर नहीं भूल पाया। और तू उसकी तरह है, बिल्कुल उसकी तरह।
इरा ने अपने पिता को गले लगा लिया। उसने उन्हें अपने सीने से लगा लिया, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गले लगाती है, जैसे कोई बहन अपने भाई को सांत्वना देती है, जैसे कोई बेटी अपने पिता को सहारा देती है। पिताजी, अब नहीं, अब न शराब, न दर्द, न अकेलापन, अब हम साथ हैं। मैं, आप, चाची, अर्नव भैया, हम चार, एक परिवार, एक साथ। अर्नव का वादा। अर्नव खिड़की के पास से आया। वो इरा और विक्रम के पास बैठ गया, फर्श पर, उनके बगल में। उसने अपने पिता का दूसरा हाथ पकड़ लिया। पापा, मैं भी हूँ। मैं भी आपके साथ हूँ। अब मैं बिजनेस संभालूंगा। आप आराम करो। अब कोई टेंशन नहीं। सुनीता का हाथ बढ़ाना। सुनीता दीवार के सहारे से उठी। वो धीरे धीरे चलकर उनके पास आई। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। उसके हाथ काँप रहे थे। वो उनके पास बैठ गई, फर्श पर, सबके साथ। उसने अपना हाथ बढ़ाया और विक्रम का हाथ पकड़ लिया। विक्रम, मुझे माफ कर देना। मैं चुप रही। 20 साल चुप रही। मुझे पता था, पर मैंने कभी नहीं बताया। मैं डर गई थी। डर गई थी कि तू मुझे छोड़ देगा। डर गई थी कि ये घर टूट जाएगा। पर आज घर टूट गया, और बना भी गया, नए सिरे से। विक्रम ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लिया, पहली बार इतने सालों में। उसने उसे अपने पास बैठा लिया। सुनीता, तू भी मेरे साथ रह। अब मैं अकेला नहीं हूँ। अब मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, और तू है, बस तू है। अंतिम दृश्य, शाम 5 बजे, निशा का जाना, विस्तार से। धुन, जैसे कोई किताब का एक अध्याय खत्म होता है, जैसे कोई दरवाजा बंद होता है, पर उम्मीद की एक किरण अभी बाकी है। शाम के 5 बजे थे। सूरज डूब रहा था। आसमान में लालनारंगी रंग बिखर रहे थे, जैसे कोई चित्रकार अपने ब्रश से रंग बिखेर रहा हो। बादल पतले हो गए थे। उनके पीछे से सूरज की आखिरी किरणें निकल रही थी, सुनहरी, गर्म, मुलायम। कपूर मैंशन के गेट के बाहर एक कार खड़ी थी, निशा की। वो कार साधारण थी, काली, पुरानी, जैसे किसी मध्यम वर्गीय परिवार की हो। उसका ड्राइवर बाहर खड़ा था, बूढ़ा आदमी, सफेद बाल, चेहरे पर झुर्रियां। वो कार का डिक्की खोल रहा था, निशा का बैग रख रहा था। निशा का बैग। निशा ने एक छोटा सा बैग पैक किया था, एक ही बैग, नीला, पुराना, जिस पर जिप टूटी हुई थी। उस बैग में उसने कुछ कपड़े रखे थे, साधारण, बिना ब्रांड के, जैसे अनाथालय में पहनती थी। उसने अपने गहने नहीं रखे थे, न सोने के हार, न हीरे के झुमके, न प्लैटिनम की अंगूठियां। वो सब उसने मेज पर रख दिया था, एक छोटे से डिब्बे में, जिस पर लिखा था, दादाजी के लिए। उसने कुछ तस्वीरें रखी थीं, अपनी बचपन की, अनाथालय की, जहां वो 5 साल की थी, अकेली, बेसहारा, पर मुस्कुराती हुई। उसने कुछ चिट्ठियां रखी थीं, जो उसने कभी किसी को नहीं दिखाई थीं, जो उसने अपनी माँ को लिखी थीं, पर कभी भेजी नहीं थीं। और उसने वो छोटी सी डायरी रखी थी, जो उसकी अपनी थी, जिसमें उसने 19 साल के दर्द को लिखा था, जिसे उसने कभी किसी को नहीं दिखाया था। बस इतना ही। 19 साल की जिंदगी, एक बैग में। निशा का घर से बाहर निकलना। निशा मुख्य दरवाजे से बाहर निकली। उसने आज साधारण सलवार सूट पहना था, सफेद, बिना किसी कढ़ाई के, बिना किसी गहने के। बाल खुले थे। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था। माथे पर बिंदी नहीं थी। कानों में झुमके नहीं थे। वो बिल्कुल वैसी लग रही थी जैसे 19 साल पहले अनाथालय में थी, अकेली, बेसहारा। पर उसकी आंखों में वही चमक थी, लड़ने वाली चमक, जीतने वाली चमक। वो बगीचे से होती हुई गेट की तरफ चली। रास्ते में वो फव्वारे के पास रुकी, उस फव्वारे के पास जहां वो बचपन में खेलती थी, जहां वो दादाजी के साथ बैठती थी, जहां वो अकेले में रोती थी। उसने फव्वारे में हाथ डाला, पानी ठंडा था, साफ था। उसमें उसका चेहरा दिख रहा था, वो चेहरा जो 19 साल से मुस्कुरा रहा था, पर अब रो रहा था। ऊपर की खिड़की से इरा, तीसरी मंजिल की खिड़की से इरा नीचे देख रही थी।
उसने अपना नीला कुर्ता बदल दिया था। अब उसने एक साधारण सफ़ेद साड़ी पहनी थी, जैसे उसकी माँ पहनती थी। बाल खुले थे, चेहरे पर कोई गहना नहीं था। वो खिड़की के पास खड़ी थी, चुप, स्थिर, उदास। उसकी आंखों में नफरत नहीं थी, बस दर्द था और एक अजीब सी समझ थी। वो निशा को समझ सकती थी, वो अकेलापन, वो डर, वो हक छीन लिए जाने का खौफ। वो खुद भी तो अकेली थी, 19 साल तक अकेली। फर्क सिर्फ इतना था, उसने लड़ना सीखा था, पर नफरत नहीं सीखी। निशा ने लड़ना सीखा और नफरत भी सीख ली। निशा का आखिरी नजारा। निशा ने ऊपर देखा, उसकी निगाहें इरा से जा मिली। दोनों बहनों ने एक दूसरे को देखा, पहली बार बिना नाटक के, बिना झूठ के, बिना प्यार के नाटकीय प्रदर्शन के। बस दो औरतें, एक जिसने सब कुछ पा लिया, एक जिसने सब कुछ खो दिया। पर दोनों की आंखों में एक ही चमक थी, जीने की चमक, लड़ने की चमक, आगे बढ़ने की चमक। निशा ने सिर हिलाया, बस एक बार। वो मुस्कुराई, पहली बार असली मुस्कान। उस मुस्कान में नफरत नहीं थी, जलन नहीं थी, साजिश नहीं थी। बस एक बहन थी, जो अपनी दूसरी बहन को आखिरी बार देख रही थी। फिर वो मुड़ी, कार में बैठ गई, पीछे की सीट पर। उसने खिड़की बंद कर ली। कार चल दी, धीरे धीरे, जैसे कोई जानता हो कि ये आखिरी बार है। गेट से निकली, सड़क पर आई और धीरे धीरे दूर होती गई। पहले वो एक बड़ी सी कार थी, फिर छोटी हुई, फिर और छोटी, फिर एक धब्बे की तरह दिखी, फिर गायब हो गई। इरा की आखिरी निगाहें। इरा खिड़की से देखती रही, जब तक कार एक छोटे से धब्बे की तरह नहीं दिखी, फिर गायब हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो मुस्कुरा रही थी। माँ, तुम्हें इंसाफ मिल गया। दादाजी ने सच बोल दिया। निशा चली गई। पिताजी वापस आ गए। और मैं अब इस घर की असली वारिस हूँ। पर मैं वैसी नहीं बनूंगी जैसा ये घर चाहता है। मैं वैसी बनूंगी जैसी तुम चाहती थी, सच्ची, ईमानदार, प्यार करने वाली। ये वादा है माँ। वो खिड़की से हट गई। पर्दा गिरा दिया। कमरे में अंधेरा हो गया, पर वो अंधेरा डरावना नहीं था। वो अंधेरा था, शांत, सुकून भरा, जैसे किसी लंबी यात्रा के बाद घर लौटना, जैसे किसी बड़ी लड़ाई के बाद चैन मिलना। बाहर, जहाँ कार गई थी, उस रास्ते पर धूल उड़ रही थी और धीरे धीरे वो धूल भी जम गई। सूरज डूब गया। चांद निकल आया, पूरा गोल, चमकीला, जैसे कोई नई शुरुआत हो रही हो। और इस तरह कपूर मैंशन में एक युग खत्म हुआ और एक नए युग की शुरुआत हुई। दादाजी ने सच बोलकर अपने मन का बोझ उतार दिया। निशा चली गई, अपनी नफरत, अपनी जलन, अपने सारे प्लान के साथ। पर क्या वो सच में हार गई थी? या फिर वो लौट कर आएगी, और भी खतरनाक, और भी ताकतवर? ये तो आने वाला समय बताएगा। और इरा? इरा अब इस घर की असली वारिस थी, पर क्या वो इस घर की असली मालिक बन पाएगी? क्या वो उन सारे सपनों को पूरा कर पाएगी, जो उसकी माँ ने देखे थे? क्या वो अपने पिता को शराब से बाहर निकाल पाएगी? क्या वो इस घर को फिर से बना पाएगी, एक नई नींव पर, एक नए सच पर? आने वाले दिनों में और भी राज खुलेंगे, और भी चुनौतियां आएंगी। पर इरा अब अकेली नहीं थी। उसके पास उसकी माँ का आशीर्वाद था, उसकी डायरी थी, और उसके भाई अर्नव का साथ था। और सबसे बड़ी बात, उसके पास सच था। और सच से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। एपिसोड 8 समाप्त।